नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत खत्री। ले आइए स्क्रीन पर हेमंत जी को फटाफट। स्वागत है हेमंत भाई आपका। राहुल गांधी कल दोपहर से जिस मुहिम पर लगे, यानी जो एटम बम बहुत दिन से इंतजार हो रहा था कि आखिर फूटेगा तो धमाका कैसा होगा। धमाका तो जोरदार हुआ। मैंने पहले ही कहा पिछले कार्यक्रम में कि मंच पर न टेलीप्रॉम्प्टर था न कोई बताने वाला था। ये राहुल गांधी का टीचर अवतार था। वो अध्यापक के रूप में सबको पढ़ा दिए, एक-एक सवाल का जवाब दिए, एक-एक सवाल। एक अकेला आदमी मंच पे था, सामने सैकड़ों पत्रकार। फिर रात में डिनर पर प्रेजेंटेशन हुआ। सुबह बेंगलुरु पहुंच गए। सुबह बेंगलुरु पहुंच कल बेंगलुरु पहुंचे, लोगों के बीच खड़े हुए, उनको संबोधित किया। सब दिखाते हैं, अभी क्लिप वगैरह दिखाएंगे। उसके बाद सबूतों के साथ चुनाव आयोग के दफ्तर, जो ज्ञानेश कुमार का ब्रांच है, कर्नाटका वाला, बेंगलुरु वाला, उस ब्रांच की तरफ मतलब पैदल सबूतों के साथ चल पड़े। सबूत देखना है तो देख लो, नहीं देखना है तो किवाड़ बंद कर लो, दरवाजा बंद कर। और जो डिमांड रखी बड़ा क्लियर था, क्रिस्टल क्लियर। सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक डेटा, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक डेटा और कुछ नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, आपकी शक्ल नहीं देखनी, आप हमारे साथ मत बैठो, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक डेटा दे दो, मोदी की सरकार गिर जाएगी। क्यों गिर जाएगी? क्योंकि राहुल गांधी ने साफ साफ शब्दों में कहा कि इलेक्ट्रॉनिक डेटा अगर हमारे हाथ में आ जाए तो मैं साबित कर दूंगा पूरे देश में। अभी तो एक सीट की धांधली दिखाया है, पूरे देश में वोटों की चोरी साबित कर दूंगा। कितनी सीटें जीता है वोट चोरी से मोदी एंड कंपनी ने, उतनी सीटों की गिनती करवा दूं। और उतनी सीटें अगर गिन ली गई लोकतांत्रिक देश में, तो फिर सरकार तो वो कितना भी ढिठाई करे, सरकार चली जाएगी। हेमंत भाई के पास मैं आऊं उससे पहले जरा मैं जो अखबार की हेडलाइन लगी है वो दिखा देता हूं। राहुल बोले मोदी वोट चुराकर प्रधानमंत्री बने, 25 सीट 35,000 या कम अंतर से जीते, ईसी इलेक्ट्रॉनिक डेटा दे तो साबित करेंगे। अब इस चुनौती पे देगा कि नहीं देगा, मुझे तो यकीन है कि नहीं देगा। एक क्लिप सुना देते हैं और फिर हेमंत भाई के पास पहला सवाल। सुनाइए पहली क्लिप। याद रखिए, नरेंद्र मोदी 25 सीट की मार्जिन से प्रधानमंत्री हैं। ತಾವು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಕೇವಲ 25 ಸೀಟುಗಳಿಂದ ಇವತ್ತು ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. एक सीट हमने दिखा दी कि चोरी हुई है. ಒಂದು ಸೀಟ್ ನಾವು ಸಾಬೀತು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದೀವಿ ಕಳ್ತನ ಆಗಿದೆ ಆ ಸೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. 25 सीट वो 35,000 या कम वोटों से जीते हैं. 25 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನ ಅವರು 34,000ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಜಯ ಸಾಧಿಸಿರೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ. अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा मिल जाए, हम साबित कर देंगे कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री चोरी करके प्रधानमंत्री बना है. ಇವತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಸರಿಯಾದಂತ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ರೆ ನಾವು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಕಳ್ತನ. चलिए हेमंत भाई, प्रधानमंत्री चोरी करके, हमारे देश का प्रधानमंत्री चोरी करके बना है प्रधानमंत्री। क्यों नहीं? मुझे तो लगता है कि मोदी जी को अब बोलना चाहिए कि भाई दे दो इलेक्ट्रॉनिक डेटा। नहीं आपको लगता है? बोल दो भाई। अगर कोई हमें आपको कहते ही कहेंगे ना दे दो यार, साबित ही कर दे, रोज रोज का क्यों हम सुने। अगर मोदी नहीं कहते, अब मेरा सवाल ही अलग है, अगर मोदी अब चुनाव आयोग से निवेदन नहीं करते हैं कि ज्ञानेश जी दे दीजिए इनको इलेक्ट्रॉनिक डेटा, तो फिर क्यों न मान लिया जाए कि राहुल के आरोप सच है। आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। कई बार ना आप खोजी पत्रकार से होते हैं ना, कई बार आप भावुक हो जाते हैं और ऐसी बात करने लगते हैं कि मुझे लगता है कई बार कि अपने को दोबारा बैठ के बात करनी पड़ेगी। भाई चुनाव आयोग पूरे तरीके से पारदर्शी है, आप उस पर सवाल नहीं उठा सकते। जैसे ही कल रात को फैक्ट चेक होने लगा और सारी चीजें होने लगी, जुबेर से लेके तमाम लोग और आप वाले जो पोमेरियन थे वो भी सारे दिखा रहे थे किस तरीके से फर्जी बातें।
उसके बाद चुनाव आयोग ने पूर्ण पारदर्शिता बदली है। आप कैसे कह रहे हैं? उन्होंने क्या किया कि जो ई वोटर पेज होते हैं महाराष्ट्र के, बिहार के, मध्य प्रदेश के, राजस्थान के, वो सारे के सारे डाउन कर दिए। ये पारदर्शिता नहीं है क्या? आप कह रहे हो इलेक्ट्रॉनिक डेटा दे दो। जो डेटा ऑलरेडी अवेलेबल था वेबसाइट के ऊपर, उसको भी उन्होंने डाउन कर दिया। इससे आगे पारदर्शिता आपको और क्या चाहिए? अब बेचारे पोमेरियन भी क्या करेंगे? तो समस्या क्या है आशीष भाई? ये आइसोलेशन में चुनाव आयोग ने नहीं कर दिया है, ये आइसोलेशन में भारतीय जनता पार्टी ने नहीं कर दिया है, ये इन दोनों ने मिलजुल करके सारा खेल किया। और एक बात मान करके चलिएगा, बहुत जिम्मेदारी के साथ एक बात कह रहा हूं, पिछले कुछ साल भर के अंदर आपने एक चीज ऑब्जर्व की है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के निशाने पर है। क्यों? ईडी की जो बेतहाशा ताकतें हैं, इसी सुप्रीम कोर्ट ने तो वैलिडेट किया था। और जिन जज साहब ने किया था, आजकल वो कहाँ है आपको पता है, ज्यादा मेरे से आप जानते हैं, आप जुडिशरी उनको बढ़िया पोस्ट रिटायरमेंट और वो सारे आनंद में है, ठीक। उनके जाने के बाद इसी ने जो गदर मचाया, उसका परिणाम आज आपके सामने है। और कल भी जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने, और डेली डे इन एंड डे आउट किस तरीके से वो उसके ऊपर रोज टीका टिप्पणियां होती है। तो बेसिकली मुझे पता नहीं क्यों ये कल से लग रहा है कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक, देखिए वो तो एक जांच एजेंसी थी, एक कानून के तहत गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करती सारी बात। चुनाव आयोग तो किसी को रिपोर्ट नहीं करता। उसके बावजूद भी चुनाव आयोग आशीष भाई जिस रास्ते पे चला गया है ना, मुझे लगता है वो रास्ता ईडी वाला है। उसकी क्रेडिबिलिटी ध्वस्त हो गई है, धूल दूषित हो गई कंप्लीटली। उसकी पारदर्शिता, उसकी अकाउंटेबिलिटी, उसकी कोई भी कार्रवाई, किसी चीज का कोई मतलब बचा है क्या? इतनी बड़ी बात देश के विपक्ष का नेता कह रहा है, और ये जाहिल लोग जो चुनाव आयोग के सूत्र बैठे हैं, वो क्या कह रहे हैं कि चुनाव आयोग को आप एफिडेविट दे दीजिए कि मैं जो कह रहा हूं। चुनाव आयोग ये नहीं कह रहा कि हम इसकी जांच कराएंगे। विपक्ष का नेता संवैधानिक पद होता है, चुनाव आयोग ये नहीं कह रहा कि हम इसकी जांच कराएंगे, उसकी मेरिट पे टिप्पणी नहीं कर रहा है। और वो बात कह रहा है कि एफिडेविट दीजिए, जो वो कह ही नहीं सकता, वो नहीं कह सकता। जब आप किसी वोट को इंडिविजुअली चैलेंज करते हो, तब वो प्रावधान है कि आशीष भाई ने मेरी वोट कटवानी है, तो आप वो एफिडेविट देते हैं कि इसके खिलाफ ये इसका वोट काटिए, ये यहाँ नहीं रहता है या वटेवर। विपक्ष का नेता 1,250 वोटों की बात कर रहे हैं, और ये एफिडेविट किस चीज का मांग रहे हैं? कपिल सिब्बल ने बता दिया कि कानून बताए किस कानून के तहत हम कर रहे हैं। तो बेसिकली आज की तारीख में राहुल गांधी ने जो आज बात की ना, वोट अधिकार बचाओ रैली थी बेंगलोर के अंदर, सुबह रैली की, उसके बाद वो खड़गे, प्रभारी, सीएम, डिप्टी सीएम, उन सारों ने पैदल मार्च किया है। और आपको पता है, मैंने वो चिट्ठी भी दिखाई थी कल आपको, 1 से 3 बजे के बीच में सीईओ से मिलने का समय। तो वो सारे का सारा कार्यक्रम इनका है, वो अब निकले हुए उसके लिए। विषय क्या है कि जो स्टेट का सीईओ है, क्या वो चुनाव आयोग से ऊपर जाकर के ये सारे डॉक्यूमेंट दे सकता है क्या? जवाब है नहीं दे सकता, क्योंकि चुनाव आयोग केंद्र है वो। तो ये देखिए, ये सारे पैदल उस तरफ जब जा रहे हैं। बेसिकली क्या है कि ईडी के रास्ते पर, ईडी क्या बन गया था? ईडी बन गया एक थाना, किसका? केंद्र सरकार का, मोदी जी का, उनके डिप्टी का, जो लोग। और उन्होंने विपक्ष को इतना डरा दिया कि कोई पार्टी बदल गया, कोई रातों रात सरकार बदल गया, कोई कुछ भी कर गया। अब चुनाव आयोग उसी शर्मनिरपेक्षता के साथ खुलकर मैदान में आ गए, खुलकर। और जो उनकी जो एजेंसी है, न्यूज एजेंसी, आपकी भी प्रिय है, कई पत्रकारों से काफी बड़ी रिकवरी की है उसने, उसके सूत्र आज भी नहीं मान रहे। आज सुबह से भी उसके सूत्र जुटे पड़े, ये प्रचार करे, वो प्रचार करे। तो चुनाव आयोग आशीष भाई कहीं ना कहीं ईडी के रास्ते पे चल पड़ा है, और उसका जो सारे का सारा खेल है, वो जनता उस बात को समझ गई है। ना तो चुनाव आयोग 5 बजे के बाद की वो दे रहा है उनको वीडियो फुटेज, ना इलेक्ट्रॉनिक डाटा दे रहा है। और राहुल गांधी ने अगर संभव हो कंट्रोल रूम को कहिएगा, तो आज बिल्कुल ठोस, पॉइंटेड, स्पेसिफिक सवाल पूछे 5 उसी रैली के बाद जब वो प्रदर्शन कर रहे थे। अगर वो अवेलेबल हो, रेडी, मैंने भेजा आपको, तो उसको एक बार दिखा दीजिए, तो सारा मुद्दा ही क्लिंच हो जाएगा। दो क्लिप है दोनों, हाँ दोनों, 2 क्लिप है, दोनों हम सुनवा देते हैं। 2 क्लिप है, एक एक करके सुनवा दीजिए जरा वो दोनों क्लिप। So ये here are 5 questions to the Election Commission of India. Instead of threatening me, answer these 5 questions. Number 1, why are you not giving voter lists in digital machine readable format to the people of India? Number 2,
why are you destroying video evidence? Number 3, why is ECI committing massive fraud in the voter lists? Number 4, why is ECI threatening opposition instead of answering our questions? And finally, why is ECI behaving like an agent of the BJP? Namaskar. इससे आगे क्या चाहिए आपको? 5 वाक्यों में पूरे खेल को उधेड़ के रख दिया है। और इससे भी बड़ी बात है, ये तो दर्शकों ने सुन लिया। हम हिंदी में इसको एक एक लाइन में अगर आप बताना चाहो, सीधे सीधे उन्होंने सवाल पूछा कि हमें डिजिटल जो लिस्ट है, वोटर लिस्ट, जिसको मशीन रीडेबल फॉर्मेट कहते हैं, कि ताकि आप, जैसे हमने, याद होगा आपको, जो इलेक्ट्रल वो थे बॉन्ड्स, उसको जिस तरीके से हमने स्टडी किया था तुरंत, वैसे उसी फॉर्मेट में क्यों नहीं देते, ताकि उसका तत्काल पलक झपकते ही फॉरेंसिक एनालिसिस हो सके। आप वीडियो एविडेंस जो फुटेज है 5 बजे के बाद की, वो क्यों नहीं दे रहे? इसी ने इतने बड़े पैमाने पर वोटर लिस्ट का फ्रॉड कैसे किया, क्यों कर रहा है, किसके कहने से कर रहा है? इस विपक्ष की बात मांगने की बजाय, उसकी बात स्वीकार करने की बजाय, वो विपक्ष को धमकी किसके कहने से दे रहा है? हमारे सवालों के जवाब क्यों नहीं दे रहा है? और इसी बीजेपी के एजेंट की तरह बिहेव क्यों कर रहा है? इसके अलग कोई सवाल दिखता है कि आपको, आपके जहन में कोई सवाल आ रहा है इसके अलावा? तो आमतौर पे होता है कि आशीष भाई, कोई संवैधानिक संस्था है, कोई गलती भी हुई है, उसको मानने में कभी भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। पहली बात तो ये, गलती होगी, ठीक है, हम सुधारेंगे और उसकी जांच करेंगे। और आपकी मदद मैं करना चाहता हूं ये कहकर कि आप मुझे डिजिटल मशीन रीडेबल फॉर्मेट में दे दीजिए, मैं कर देता हूं आपके लिए। आप भी करवा लीजिए, मैं भी कर लेता हूं। अल्टीमेटली तो हम दोनों का पर्पस देश के संविधान को बचाना है ना, कानून को बचाना है। तो दोनों में से जिसका बेहतर होगा आप मान लीजिए। आप मुझे देने की बजाय आप अपनी वेबसाइट से ई लिस्ट हटवा रहे हो, इसका मतलब क्या है? चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं है, दाल में काला काला नहीं है, दाल ही काली है। और अब भागने की जगह नहीं मिल रही। और जो आप और मैं जो एक बात सालों से कह रहे हैं ना, लगातार, हरियाणा चुनाव से हम दोनों जगह लगे थे एक बात, कि राजीव कुमार को भागने की जगह नहीं मिली। वो राजीव कुमार थे, ये ज्ञानेश गुप्ता के साथ उससे भी बुरा होने वाला है। राजीव कुमार तो करके निकल लिए धीरे से। राहुल गांधी ने आज फिर कहा मंच से कि हम छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल भी किसी को नहीं छोड़ने वाले। उधर प्रियंका गांधी ने संसद में कह दिया, बाहर जब वो बात करी थी, कि वी आर नॉट गोइंग टू स्पेयर एनीबॉडी, चाहे कोई टायर्ड हो, चाहे रिटायर्ड हो, कहीं से भी हो, ला करके सजा देंगे। ये जो कारनामा आज दिखाया है कर्नाटक वाला, ये ज्ञानेश गुप्ता उस समय चुनाव आयुक्त थे, और सीईसी कौन थे? आपके मित्र राजीव कुमार। रिटायर होने के बाद क्या वो जवाबदेही से बच जाएंगे क्या? और ये केवल एक बेंगलुरु का नहीं है, महादेवपुरा का नहीं है, ये तो पूरे देश का पैटर्न है। आपने देखा सारे का सारा। आप इस पे चाहो घंटों हम बात कर सकते हैं। तो ये जो पैटर्न हर स्टेट में नए नए लाए थे आपको याद होगा ना, एक जब ममता बनर्जी ने मार्च में इनकी चोरी पकड़ी थी, इसी तरह का खेल बंगाल में कर रहे थे। तो उस टाइम चुनाव आयोग ने बाकायदा प्रेस नोट जारी करके एक बात की थी आशीष भाई, कि हम 3 महीने में ये फर्जी वोटों का सारा खेल खत्म करते हैं। मार्च से लेके अब कितना है? अगस्त। चुनाव आयोग ने उसका जवाब दिया कि वो बात कहां तक पहुंची? कैसे जवाब देंगे? सारा खेल फरूकाबादी मिलजुल के भाजपा के इशारे में, सारे का सारा। ममता बनर्जी ने रैली की, वहां बताया। ममता बनर्जी का पूरा डेलीगेशन चुनाव आयोग से मिला, वहां बताया। चुनाव आयोग ने बाकायदा बयान जारी किया, वो बयान मैं आपको भेज दूंगा, दिखाइएगा दर्शकों को। उसमें साफ साफ कहा कि हम 3 मंथ्स में ये कर देंगे। उसके बावजूद भी वो नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? क्योंकि दे आर हैंड इन ग्लव समवेयर। ये चीज आपको देखनी पड़ेगी कि चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था के नाम पर जिस तरीके से सारा खेल बीजेपी के साथ मिलकर कर रहा है, उसमें अब कोई छुपाने की, बचने की या कहीं और जाने की जगह बची नहीं। और सारे का सारा स्वीकारोक्ति होती है कि जब आप शिकायतकर्ता पे तो हमला कर दो, चोरों को बचाने पे आ जाओ, शिकायतकर्ता से एफिडेविट मांगो, अपनी जिम्मेदारी मत लो। ठीक, यही तो होता है एक असली काम। और रही से ही कसर तब पूरी कर। एडमिशन क्या होता है? एडमिशन ऑफ गिल्ट क्या होता है कानून की भाषा में? कि जब आप पकड़े गए तो आप सबूत मिटाना शुरू कर दो। तो जो ई वोटर लिस्ट थी चुनाव आयोग की वेबसाइट पे 4 राज्यों की डाउन करने का क्या मतलब था? क्यों करी? जब वो कल तक अवेलेबल थी तो आज सुबह क्यों डाउन हुई? क्योंकि चोरी, डकैती पकड़ी गई। तो अब ये मामला रुकने वाला नहीं है। कल आपको पता है रात को क्या हुआ? पता नहीं, मेरी आपकी चर्चा नहीं हुई। रात को राहुल गांधी घर पे डिनर था इंडिया अलायंस का, वहां उन्होंने प्रेजेंटेशन दी, सारे नेताओं ने बात की। तो जो इंडिया अलायंस के सो कॉल्ड चाणक्य है, वैसे तो आपको भी पता है किस तरह का उनका, आपको ज्यादा पता है। शरद पवार ने वहां क्या कहा कि ये सारी का सारी प्रेजेंटेशन, हालांकि शरद पवार पे ज्यादा टिप्पणी आप कीजिएगा, मैं तो जानता हूं,
तो शरद पवार ने कहा कि ये सारी की सारी प्रेजेंटेशन देश के हर राज्य में, हर राज्य मुख्यालय पे, जिला मुख्यालय पे, तालुका पे, ग्राम स्तर पे, पूरे देश के बीच में ले जानी चाहिए। लेकिन उन्होंने उसकी मीटिंग में कहा, रात को जब प्रेजेंटेशन की ना, तो सारे के सारे जो इंडिया अलायंस के सहयोगी थे वो अपनी बात रख रहे थे ब्रीफ में, लंच डिनर पे। तो वहां शरद पवार जी ने यह ज्ञान दिया कि इसको पूरे देश में लेके जाना चाहिए। अब राहुल गांधी ने तो बेंगलोर में तो आज कर दिया। आपको पता है 17 तारीख से वो बिहार की सड़कों को हिट करने वाले थे। और अल्टीमेट एम ये है कि जो इंडिया अलायंस के एलाइज वो हर एक राज्य में इस मसले को लेकर के जाने वाले, और हर एक स्टेट सीट का पता है। आज उन्होंने भाषण में क्या कहा कि केवल 25 सीटों के मार्जिन से मोदी जी प्रधानमंत्री, आपको ध्यान होगा उन्होंने ये बोला। लेकिन जो एडीआर ने डेटा दिया था वो तो 80 सीटों का है। तो वो अगर 80 सीटें घटा दो तो सीट कितनी बच गई आपकी? 160। तो ये सारे का सारा मामला अब बिल्डअप होगा। और आप कुछ भी कह लीजिए, भारतीय जनता पार्टी कल के बाद कंप्लीटली डिफेंसिव है, और वो कोई अल्टरनेट नैरेटिव ढूंढ रहे हैं कोई राष्ट्रवाद का। एक राष्ट्रवाद की कोशिश कल की मोदी जी ने कि झुकूंगा नहीं, मुझे पर्सनल कीमत चुकानी पड़ेगी। अब उनकी व्यक्तिगत कीमत तो अडानी ही है मेरे ख्याल में, जब तक मैं समझ पाया, जो उन्होंने व्हाइट हाउस में बताया था। मैं तो इतना ही समझ पाया, कम बुद्धि का आदमी, हो सकता है कोई और भी व्यक्तिगत कीमत हो, मुझे तो नहीं पता उतना। तो आशीष भाई, वो बात उन्होंने कल कह करके इमोशनल वो करने की कोशिश की। उसके बाद ये राहुल गांधी का दिमाग आ गया, ये अब काबू नहीं आ रहा। जो कवर फायर करने वाले आपके जितने पोमेरियन हैं वो भी एक्सपोज हो गए। वो जो भी अपने फैक्ट चेकर से उन्होंने सारा एस्टेब्लिश कर दिया। जो राहुल गांधी ने कहा था वो उन्होंने वोटर लिस्ट में निकाल के दिखा दिया, यूं ब्लैक एंड व्हाइट के थे, जुबैर ने और तमाम लोगों ने, चल रहा है सोशल मीडिया पर, जो उन्होंने दिखाया ऐसे चुका है। तो कोई भी फैक्ट तो डिनाई हो नहीं रहा। तो चुनाव आयोग क्या करे? चुनाव आयोग ने कहा कि साहब एफिडेविट दे दो, आप एफिडेविट दो ना कि ये नहीं। मैं दूसरी बात कह रहा हूं भाई, रिकॉर्ड आपके पास है ना आशीष भाई, एफिडेविट आप दो कि कोई गलती नहीं। अच्छा, मैं कैसे दूंगा? एक बात बड़ा क्लियर, जैसे अभी आपने बताया ना, ये सुबह से चर्चा चल रही है कि आज वो बंद हो गया है चुनाव आयोग की साइट से डाउनलोड, बंद हो गया, विजिबिलिटी बंद होगी, विजिबिलिटी बंद। ये विजिबिलिटी बंद होना, इससे बड़ा मुझे लगता है, कल भी शायद हमने चर्चा किया था कि अगर सुप्रीम कोर्ट अब भी स्वतः संज्ञान नहीं लेता, भाई मैं कह रहा हूं खुलेआम, कल आपराधिक कानून बता रहा था ना चुनाव आयोग, ज्ञानेश कुमार, इस लोकतंत्र का गुनहगार, खुलेआम चैलेंज है, मुझे जेल में 10 साल के लिए डाल देना। एक चोर पुलिस छापा मारने जाए किसी घर पे, और वो घर जो है, जिसका घर है, वो ताला बंद करके और बाहर खड़ा हो जाए, बाहर खड़ा हो जाए, भागने नहीं कर रहा हूं, बाहर खड़ा हो जाए कि ताला बंद है, नहीं करोगे, पुलिस क्या करती है? नख से सिख तक सब सूजन आ जाता है, आ जाता है ना। तो जब ये आम आदमी के लिए कोई अगर उस पर आपराधिक संदेह है, उसके लिए है, तो सूजन क्यों नहीं आनी चाहिए चुनाव आयोग और उसके अधिकारियों पर, सब पे, उनके अधिकारियों? ये तालाबंद क्यों किया? ये तालाबंदी है ना कि आप कोई देख ही नहीं पाएगा। अब हम हेमंत अत्री, हम लोग ट्राई करते रहे, या देखने वाले जो भी हैं, बहुत सारे एक्टिविस्ट हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, डॉक्टर प्यारेलाल गर्ग जैसे 80 साल के बुजुर्ग हैं बैठे हुए चंडीगढ़ में, जगदीप चौकर है एडीआर के, जगदीप तमाम लोग। चोकर हैं। ये लोग लगातार लगे रहते हैं, घंटों घंटों एक एक डाटा एनालिसिस करते हैं। अब डेटा ही हाइड कर दोगे, ये तो सरकारी, इसे सरकारी मतलब कह रहे अब या संवैधानिक पावर के साथ किया गया अपराध मैं तो मानता हूं। ये आपराधिक घटना है, ये हाइड कर देना हेमंत भाई बस इतना नहीं है कि चलो छिपा दिया, ये आपराधिक घटना है। जैसे घर के अपराधियों के घर की कुर्की हो जाती है, इनका डेटा कुर्क होना चाहिए, बिल्कुल सील होना चाहिए, कुर्की होनी सील चाहिए, सब सील होना सील चाहिए। करो इनके यस, डेटा। और ऐसे नहीं कि कल आएंगे एकाएक छापेमारी करके सबको, पहले सबको एक लाइन में खड़ा करके, जैसे हमने बहुत सारा देखा है ना, अपराधियों को खड़ा करके लाइन में इनका निकालो चौराहे पे, चांदनी चौक तक ले जाओ इनको। ये तो डकैती डाल रहे हैं। आप कैसे कर सकते हो? अच्छा देश, इस देश को, ये देश बहुत सारे लोग हैं हमको बताते हैं, कहते हैं प्रोटेस्ट वगैरह आप लोग को करना चाहिए, तुमको घर में बैठ के खाली ज्ञान देना चाहिए। हम तो कर ही रहे हैं, हम तो लड़ ही रहे हैं, हर दिन खतरे में, हर दिन रिस्क हम उठाते हैं।
ये खुलेआम राहुल के सबूत एकदम पुख्ता हैं। वो सबूत सब एक एक सबूत नाम, पता, एड्रेस जूम करके, जूम इन जूम आउट करके जितना हो सकता है सिनेमेटोग्राफी सब करके दिखा दिया है। अब मोदी जी इतने कैमरामैन काबिल नहीं थे उनके पास, नहीं बाकी काम सब किया सबूतों को दिखाने में, कुछ कसर नहीं छोड़ा। इनका कैसे मैं फाइनल सवाल फिर गाड़ी मेरी वहीं अटक जाती है, वहीं आकर के अटक जाती है। इनका कैसे इलाज हो सकता है जब हमारा जो है सुप्रीम कोर्ट वो आंखें बंद करके बैठा है। ये ढीठ है, ये मतलब ये तो अब ढीठ नहीं है, अपराधी के तरह जो है व्यवहार करने लगे हैं। और ऊपर वाला सबका मालिक एक है, वो तो ऐसी ही परिस्थितियों में एंजॉय करता है। तो बचेगा कैसे भैया बचाओ अधिकार, वोट अधिकार बचाओ, ये बचेगा कैसे? आशीष भाई, दो चीजों को जोड़िएगा, सारा समझ में आ जाएगा। अभी 2 दिन पहले आपने एक खबर पढ़ी होगी कि 2 मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार करके जेल में डालने वाला ईडी का अधिकारी कहीं नौकरी पे चला गया वीआरएस में। हाँ याद है आपको? 2 दिन पहले, याद है हाँ ना? हाँ हाँ। कहाँ गया वो? किसके आ गया नौकरी पे? तो आपको क्या पता कि जो पिछले वाले हैं वो उन दोनों में से किसी के यहाँ नौकरी पे ना चले जाए, और जो मौजूदा वाले हैं, क्योंकि 65 साल में तो गुजारा बचता नहीं इनका, उसके आगे भी करना पड़ता है बहुत लोगों को। जुडिशरी में भी तमाम लोग हैं जो 65 के बाद जाते हैं, यहाँ भी 65 तक की रिटायरमेंट है। तो आप सोचिएगा इस बात को कि यहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं वो किसके दम पर इतनी झूठ और मक्कारी कर पा रहे हैं। क्या वो यहाँ तक भी उसका वो है कि वो केवल इतनी जवाबदेही तय करते हैं कि आप मांग क्या रहे हैं, वो कुछ गलत मांग रहे हैं क्या? इस देश में कानूनी अधिकार है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, वोटर लिस्ट का अधिकार है, आप डिजिटल लिस्ट दीजिए उसको। और जो अगर आप फुटेज शेयर नहीं करेंगे तो फुटेज बनवाते क्यों, लाखों करोड़ रुपए क्यों खर्च करते? तो वो कोई ऐसी चीज तो मांग नहीं रहे कि जिसमें कोई कानूनी तौर पे बाधा हो या कुछ, तो उसमें रातों रात कानून बदल दे कि 45 दिन के बाद हम नहीं देंगे। तो ये बेसिकली आशीष भाई क्या है कि चुनाव की जो डकैती हुई ना, उसको कवर अप कर रहे एक खास अंदाज में। और जो धमकी देने, आपको पता है महाराष्ट्र चुनाव से पहले क्या किया? शिंदे की जो शिवसेना थी वो किसकी? एकनाथ शिंदे की। बढ़ाई किसने? ठाकरे साहब ने। उनको नहीं मिली शिंदे को असली शिवसेना। एनसीपी किसको मिली? अजीत पवार को। स्थापित किसने की? शरद पवार को। ये फैसले कौन कर सकता है? सोचिएगा, मेरिट पे बता दीजिए मुझे। न्यूज लॉन्चर मेरा, मैं कोर्ट में गया कि न्यूज लॉन्चर मेरा और मैं जीत गया, तो फिर ऐसे कानून को तो नतमस्तक हो जाना चाहिए हम सबको कि भाई तुम चले गए तो ऐसे फैसले कौन करेगा? चिंता की बात है भाई। मतलब एक अतिथि के तौर पे मैं आया और उस पर बैठ गया कब्जा करके, और कोर्ट कहता नहीं इसका है, तो फिर उस कानून कोर्ट के सामने तो नतमस्तक ही होना पड़ेगा। तो चुनाव आयोग ने वही तमाम मसलों पे किया है। शरद पवार की पार्टी, अजीत पवार की ओनरशिप, वो बेचारे अपने सिंबल ढूंढते फिर रहे। तो जो ऐसे क्रांतिकारी फैसले कर सकते हैं, जो संविधान प्रदत्त अधिकार है कि आप हर एक रिकग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी को, रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी को आप वोटर लिस्ट दीजिए, और उसके बावजूद नहीं दे रहे, और दे रहे हैं तो कौन से फॉर्मेट में दे रहे हैं? जो कॉपी स्कैन ना हो सके, स्पेशली ऐसे कागज पे जो स्कैन ना हो सके। इसके पीछे क्या मंशा हो सकती है? और इतनी बड़ी घटना देखिए, आप इसको ऐसे आइसोलेशन में देखिए। बिहार में एसआईआर हो रहा है, आपने ज्ञानेश कुमार गुप्ता को एक शब्द बोलते देखा है? सूत्र, प्रेस नोट, दावे, इसके अलावा कभी उनका चेहरा देखा हुआ आपने? अब कल से इतना बड़ा कांड हो गया, केंद्रीय चुनाव आयोग के मुंह से एक शब्द सुना है आपने? कोई आधिकारिक बयान सुना है? वो टोपी किसको पहना दी? कर्नाटका सीईओ को, उसके गले में आफर डाल दी, तुम सिर्फ आनंद करने के लिए। संवैधानिक प्रोटेक्शन मोदी जी ने दे दी, बात खत्म हो गई। आप आखिरी में जो आखिरी का जो सवाल आपका महत्वपूर्ण रहता है वो आप ये कहते हो कि इसका होगा क्या? अगर राहुल गांधी इसी तरीके से रास्ते पर चल पड़े, आज बेंगलोर में है, बिहार में आपको पता है कढ़ाई कितनी गर्म, अगर 12 तारीख को सूर्यकांत और इसकी बेंच में एसआईआर पे कोई निर्णायक फैसला मिल गया, तो आप सोचिए 17 को बिहार की सड़कों पर क्या होगा। और मत भूलिए, श्रीलंका का घटनाक्रम आपको याद है, बांग्लादेश में चुनाव जीती थी कोई, आजकल नोएडा में बैठी है इंडियन एयरपोर्ट के पास, याद है ना? तो दुनिया ये वही साउथ एशिया है। ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप बियॉन्ड ए पॉइंट गए तो इस देश की जनता को सड़कों पर आने में ज्यादा समय, कायर जरूर है हम कायर हैं। मैं चाहता हूं कि इस देश में सब कुछ वो हो जाए जो मैं चाहता हूं, लेकिन आशीष चित्रांशी कर दे, मैं ना करूं। भगत सिंह आशीष, हाँ, मैं तो घर पे रहूं आनंद में, आशीष चित्रांशी जेल में चले जाए, मेरे लिए संघर्ष कर दे, जो मैं चाह रहा हूं रिजल्ट भी आ जाए। मूलतः हमारी मानसिकता ये,
लेकिन ये जो वोट का अधिकार है ना आशीष भाई, और नंबर गलत कैसे डायल हुआ, बिहार में डायल हो गया गलत। बिहार का एक एक आदमी जिस तरीके से अपनी वोट को लेकर पॉजिटिव है, वो सारा देश जानता है कि अपने घर से हजारों किलोमीटर दूर होते हुए भी अपनी वोट बिहार में रखते हैं, नहीं तो वहां भी बनवा सकते हैं, लेकिन वो जुड़े हुए अपनी जड़ों से। मुझे लगता है कि ये सड़कों की लड़ाई जो अब लड़ने वाली है, जो कल डिनर पे जो माहौल दिखा राहुल गांधी के पे, और जिस तरीके से इंडिया अलायंस के सारे अलायंस कमिटमेंट दिखाया, क्योंकि भाई सबके लिए सर्वाइवल का सवाल है, सारे मरे पड़े। कोई पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो एनडीए में हो चाहे इंडिया में हो, मौज केवल एक पार्टी काट रही है और उनके चेले काट रहे हैं। बाकी इंडिया वालों का भी यही हाल है, और एनडीए का भी। मान के चलिएगा, पूछेगा सुखबीर बादल कहां पे, पूछेगा दुष्यंत चौटाला कहां पे, महबूबा मुफ्ती कहां है, तमाम इनके अलायंस देख लीजिए जितने भी। तो दुखी हर आदमी है, एनडीए वाले बोलेंगे नहीं, और इंडिया वालों के लिए सर्वाइवल का सवाल है, खासतौर पर उत्तर प्रदेश, बिहार और ये बड़े राज्य है काउ बेल्ट। तो मुझे लगता है ये लड़ाई सड़कों पे आ रही है, और जितना ये छुपाने की कोशिश करेंगे उतना ये मामला बैकफायर करेगा। और जो कल से बीजेपी बैकफुट पे देख रहे हो, आप चुनाव आयोग बैकफुट पे देख रहे हो, मुझे चिंता ये है कि कोई बड़ा कांड और ना हो जाए। इस बात के लिए मैं आगाह कर रहा हूं आपको, जब भी कोई इस तरह की चीज होती है, जब ये डिफेंसिव पे आते हैं, तो देश में कुछ ऐसी चीज होती है, नैरेटिव बदल लेती है। उस पर भी नजर रखिएगा कि वो क्या हो सकता है। नजर तो हमारी सब जगह है, लेकिन एक ही बात कहेंगे, मुझे बहुत पसंद आया जब आपने ये शब्द इस्तेमाल किया कि हम कायर हैं। क्योंकि मैं मतलब हम मैं इस कायर है मामले भाई। में अकेला मैं अपने आप को पाता हूं जब कहता हूं कि ना, इस देश के लोग जो डिजर्व कर रहे हैं ना वही पा रहे हैं। हाँ, मैं आपको कहूं, सोशल मीडिया पर सुबह से ही खबरों के लिए हम लोग सोशल मीडिया इधर उधर सब जगह देखते हैं। सोशल मीडिया पर इसको लेकर के राहुल गांधी ने जो खुलासा किया, इसको लेकर के भक्तों ने कैसे कैसे लाइनें लिखी हैं, आपको पता है? यहां तक लिखा कि चुनाव आयोग क्यों जवाब दे, तुम्हारे बाप का नौकर है। हाँ जाहिलो, मेरे बाप का नौकर था और अब मेरा नौकर है। हाँ, मैं कह रहा हूं, मेरे बाप का भी नौकर था और मेरा भी नौकर है। वो संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय इस देश के 143 करोड़ लोगों के लिए जवाबदेह है। वो अडानी की निजी प्रॉपर्टी नहीं है कि अडानी का दिल्ली दफ्तर हो, या अडानी पोर्ट का है कि अडानी केमिकल का है, किसका है। वो उसका दफ्तर नहीं है। संवैधानिक निकाय है, 143 करोड़ लोगों का नौकर है। वो अपने आप को मालिक समझ रहा है, चाहे वो राजीव कुमार हो या ज्ञानेश कुमार, तो उसकी गलतफहमी है। और तुम लोग जैसे जाहिलों के भक्त, जाहिल भक्त, तुम लोग इस देश पे बोझ हो। आपराधिक कृत्य कर रहा है, आज हाइड किया, आपराधिक कृत्य है। मन बैठा, या अडानी की अंबानी की कंपनी छोड़ो, फ्रेंचाइजी छोड़ो भाई, कि अपने मन से चलाओगे। जिस कहते हो, जैसे सुप्रीम कोर्ट कहता संवैधानिक निकाय है तो हम नहीं उसको ये कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते, वैसा नहीं कर सकते। संवैधानिक निकाय जो भी होगा वो इस देश के लिए जवाबदेह है। उसकी जवाबदेही मोदी को नहीं है और न सुप्रीम कोर्ट को है, लेकिन इस देश के प्रति उसकी जवाबदेही है। और इस जवाबदेही से भागने वाला व्यक्ति इस देश का गुनहगार है। इससे सीधा और सपाट मैं कोई लॉजिक नहीं जानता हूं। इजाजत दीजिए, फिर हम आएंगे अगले कार्यक्रम में। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।